तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो सोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ लोड। तो अगर आप लोडिंग समझ जाएंगे कि कितने तरीके के लोड होते हैं, उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग उसकी इंटरैक्शन क्या होती है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा जो आगे कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, तो कई सारे हमारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे हमारे बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि आपका एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है लोड का, किस तरीके से लग रहा है, टाइम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं, एक एक करके उन क्राइटेरिया को हम लोग देखेंगे कि किन किन क्राइटेरियाज को हम लोड को किन किन क्राइटेरियाज पे हम बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्राइटेरिया ले रहे हैं, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि हम लोग पहले एक्सिस डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हम किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक बॉडी ले रहा हूं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका एक फेस है ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम फेस कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, एक ये जो एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये ए बी सी डी वाला जो फेस है उसके ये अंदर घुस रहा है बीच से। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे फील कर पाइए, इसको फील कीजिएगा। ठीक है, और देखिए उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी फेस अगर अलग से बनाता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये दो और एक्सिस हमें मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो एक्सिस होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, या लैटरल एक्सिस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हम लोग किस तरीके से एक्सेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो पहले लोड समझने से पहले, लोड के एप्लीकेशन और उसके इफेक्ट को समझने से पहले हमें एक्सेस डिफाइन करना था। तो जब भी ये वाली एक्सेस की बात होगी तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कहलाता है, और जब इन दोनों एक्सेस की बात करेंगे तो ये ट्रांसवर्स एक्सेस कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा नोटेशन रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने पहले लोड के तरफ, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सियल लोड। ठीक है, देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है,
और एज यूजुअल ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो जो हम एक लोड ऐसे लगाएंगे P, इसको हम लोग कहेंगे एक्सियल फोर्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एक्सियल लोड या एक्सियल फोर्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, ठीक है। पहले ये एक्सिस के साथ इसका इंटरेक्शन क्या होगा, मैं पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इट इज along the axis, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा इसका कि कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस इज जनरेटेड, ठीक है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सियल फोर्स कहेंगे। और ये क्या होता है आपका? अलोंग द एक्सिस होता है। और कौन सा स्ट्रेस जनरेट होते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं इसके कारण, ठीक है। तो ये हमारा पहला लोडिंग हो गया, ठीक है। इसी में हम लोग दूसरा लोडिंग देखते हैं। इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है। देखिए इसेंट्रिक एक्सियल लोड क्या होता है? सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये एक्सिस वगैरह, ये ऑब्जेक्ट वगैरह, इसका ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। खाली यहाँ पे ना होके अगर हम ये लोड जो P पहले लगा रहे थे, अगर हम वो लोड यहाँ पे लगा दें, ठीक है, एक इसेंट्रिसिटी जिसको कि हम E बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक्सिस पे ना लग के, अलोंग द एक्सिस पे ना लगते हुए ये एक थोड़े से इसेंट्रिसिटी पे लगेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोड। इसको शॉर्ट फॉर्म में EL लिखेंगे, बार बार इतना लंबा नाम नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके कारण क्या क्या होता है, ठीक है। पहले तो इसके एक्सिस के साथ क्या इंटरेक्शन है? इट इज पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको, ये एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इट इज पैरेलल टू एक्सिस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या होगा कि इसमें कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे। देखिए एक तो स्ट्रेस आपको दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कपल भी जनरेट होगा। देखें जब ये बॉडी इसको रेजिस्ट करेगा, इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा, तो एक फोर्स यहाँ पे भी आएगा और ये कपल के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। कपल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक बार ये सब पढ़ा देता हूँ तो कपल भी आपको एक बार डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी उस समय कि यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, तो मैं कपल भी आपको बता दूंगा एक बार अलग से, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? देखिए एक तो बेंडिंग का हमारा अलग से चैप्टर ही है, उसमें तो बेंडिंग पढ़ेंगे पूरे मजे लेके, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए, जब तक वो बेंडिंग अभी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेंडिंग का क्या मतलब होता है। एक छोटा सा रफ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी कोई कपल या मोमेंट आ रहा होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इसेंट्रिक लोड के कारण एक कपल जनरेट हो रहा है और कुछ इस तरीके से बीम को बेंड कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बीम को बेंड कर रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है कि ऊपर वाले जो फाइबर्स हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं और नीचे वाले फाइबर्स जो हैं वो खिंच रहे हैं। तो जो कंप्रेस हो रहे हैं वो कंप्रेशन के कारण आ रहे हैं और जो ये जो खिंच रहे हैं वो टेंशन के कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो दो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या आ रहा है?
टेंशन आ रहा है, ठीक है, ये सब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेंडिंग स्ट्रेस का फील देने के लिए मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, ठीक है, वो भी एक तरीके का नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस वो होता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर जनरेट होता है, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज पैरेलल टू एक्सिस, तो पहला पॉइंट है नॉर्मल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटेड, ठीक है। तो दो तरीके के इसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लोड पे। बेंडिंग और ये जो भी है, ये सारे बेंडिंग स्ट्रेस जो भी है, ये सब एक तरीके के नॉर्मल ही स्ट्रेस है, ठीक है। दूसरा हो गया था शियर पे आते हैं। ठीक है, देखिए शियर में क्या होता है। शियर में कुछ नहीं होता है, पहला होता है ट्रांसवर्स शियर लोड। देखिएगा ट्रांसवर्स शियर लोड में क्या हो रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अलोंग जो फोर्स लग रहा है, इस सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इसके अलोंग में एक फोर्स लगा दिया P, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके सरफेस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। इसके पॉइंट्स देख लीजिए क्या क्या है। अलोंग द सरफेस, पहला पॉइंट तो ये हो गया। कट्स द एक्सिस परपेंडिकुलरली, ठीक है, कट्स द एक्सिस परपेंडिकुलरली। फिर एक और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें? कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे। इसमें देखिए shear and bending stresses are generated, ठीक है। कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है? शेयर और बेंडिंग। देखिए शेयर स्ट्रेस क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए डायरेक्ट शेयर फोर्स है, ठीक है। इस पे शेयर अलोंग द सरफेस ये लग रहा है तो शेयर फोर्स है, तो ठीक है, इसको शेयर कर रहा है तो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। और बेंडिंग स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मोमेंट भी आएगा, ठीक है। जो हम लोग अलग अलग डिफरेंट केसेस देखेंगे या अभी भी इसके एग्जांपल्स करेंगे, इन टाइप्स ऑफ लोडिंग के एग्जांपल हम अभी भी और यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आके रखे हैं। उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा जो कि स्पेसिफिकली आपको लोडिंग समझने में आपको उसमें मदद मिलेगा, ठीक है। तो ये अलोंग द सरफेस हो गया, शेयर और बेंडिंग स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसवर्स शेयर लोड, या सिंपल शेयर लोड भी बोलिएगा तो काम चलेगा, TSL बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा उसमें फोकस मेंटेन रखिएगा बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझने में कभी कभी दिक्कत होती है। इसका पार्ट बी है बेसिकली, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। इसेंट्रिक ट्रांसफर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे ETSL, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको ETSL, ठीक है। अब देखिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इससे।
समझिएगा इसको। ये एक शाफ्ट बना रहा हूं, ठीक है, शाफ्ट का फ्रंट व्यू बना रहा हूं मैं। ये शाफ्ट के टीथ है, ये सेंटर है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से एक्सेस है, ठीक है। यहां पे एक लोड लग रहा है P, ठीक है, थीटा एंगल पे। इसका अगर हम कंपोनेंट करते हैं, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा P cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये कहलाएगा P sin थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। ये क्या हो गया, ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, इसको हमने क्या करा है, इसको हमने ये कर दिया है, कंपोनेंट में कर दिया। अब देखिए शाफ्ट का एक्सिस, देखिए ये शाफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि आपके बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, शाफ्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। अब देखिए जब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप देखिएगा तो देखिए P sin थीटा जो है ये आपके शाफ्ट को शेयर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये शेयर लोड की तरह ये बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब देखिए P cos थीटा आपका एक्सियल लोड की तरह तो बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा है, ये भी एक शेयर है लेकिन ये कुछ दूर पे है। तो इसी कुछ दूर पे जो ये जो शेयर है इसको हम लोग क्या कह दिया हम लोगों ने, इसको हमने कह दिया इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर हम एक्सेस, देखिए एक्सेस डिफाइन करना जरूरी है पहले लोड को डिफाइन करने से पहले, ठीक है। तो हमने एक्सेस बोला है भैया कि एक्सेस जो है हमारा शाफ्ट का एक्सेस है। शाफ्ट का एक्सेस पे जो P sin थीटा है वो आपका डायरेक्ट शेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ट्रांसवर्स शेयर लोड बोल रहे हैं। और P cos थीटा है वो थोड़े से डिस्टेंस पे शेयर लोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो आपके एक्सेस को डायरेक्टली कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है। अब देखिए इसमें क्या क्या मैं लिख देता हूं एक बार, मैंने जो बोला है यहाँ पे, with respect to axis of shaft, with respect to axis of shaft, P sin थीटा को देखिए, P sin थीटा जो है ये आपका PSL है और P cos थीटा जो है वो आपका ETSL है। क्लियर है यहाँ से? अब देखिए कि क्या इसके पॉइंट्स, इसके रिलेटेड पॉइंट्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके रिलेटेड में पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक्सेस के साथ इसका इंटरेक्शन क्या है। ETSL cuts the axis at a certain distance, ठीक है। ये समझने के लिए पॉइंट्स में लिख रहा हूं आपके, ठीक है, क्योंकि एक सर्टेन डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे इसमें देखिए आपको मैं क्या क्या बोलता हूँ। इसमें आपके शियर स्ट्रेस जनरेट होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होंगे, और एक स्ट्रेस आपका आता है टॉर्जन, या ट्विस्टिंग। इतने तरीके के स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रहे हैं। कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं? शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्जन या ट्विस्टिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये सारे स्ट्रेस इसमें जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको अभी ये नया लग रहा होगा ट्विस्टिंग और टॉर्जन स्ट्रेस, तो ये मैं आपको जो इसके
इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, टॉर्जन वगैरह का आपका इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फील आएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे ये आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो फोर्स है एक तरीके का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और टॉर्क का क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग इस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक लोडिंग बेस्ड ऑन द किस पे, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन पे हमारे बेसिस पे जितना जितना हमारा लोडिंग होता है हमने वो डिस्कस कर लिया है। देखते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उससे, और उसके बाद फिर हम लोग अपना अगला क्राइटेरिया लोडिंग का है उस पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पता करना है, ठीक है। और 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपको सिर्फ ये पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा लोडिंग कंडीशन है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब ये जो हमारा लोडिंग कंडीशन है वो आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग कंडीशन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि इसेंट्रिक लोडिंग अगर रहता है, एक्सियल लोडिंग, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग अगर रहता है तो उसमें कौन कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है। एक तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। हालांकि अभी आपको बेंडिंग स्ट्रेस का निकालने का फॉर्मूला अभी आपको नहीं मालूम है, तो वो मैं आपको हल्का सा बता दूंगा यहाँ पे कि वो कैसे होगा, बाकी उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका ये वाला फेस बनाएंगे। ये फेस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला फेस है, ये वाला फेस रोटेट करने वाला है। तो जो रोटेट करता है जो फेस, उसी को हम लोग कंसिडर करके हमें अपने बेंडिंग की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए कन्वेंशन से जाएंगे, यहाँ पे कन्वेंशन से जाएंगे नॉर्मल, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका एक्स एक्स ले लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस आपका वाई वाई ले लेते हैं एज पर कन्वेंशन, ठीक है। आपको ऑप्शंस में भी देखने के लिए मिल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई वाई है या एक्स एक्स है, ये सब बात की देखने की बात है, लेकिन हम लोग नॉर्मल कन्वेंशन से जाएंगे, ठीक है। और हमें ये भी देख रखा है कि एक लोड हमारा यहाँ पे लगा के रखा है, ठीक है। और एक और चीज क्वेश्चन में दी हुई थी, वो ये थी 100 mm, ये भी दे के रखा था, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका E है, और ये आपका 100 mm, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी 100 mm। मैंने कुछ नहीं किया है, इस वाले फेस का फ्रंट व्यू बनाया है मैंने, यहाँ पे देख लीजिए, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब आपको पता है कि 2 तरीके के स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। लोड किस तरीके का है, कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, पुश कर रहा है, कॉम्प्रेसिव है, ठीक है। तो पहला तो एक नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा जो कि सिंपल P/A कॉम्प्रेसिव, ठीक है। और कॉम्प्रेसिव हम लोग कोई भी साइन मान लीजिए, या प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, इसको चलिए हम लोग प्लस मान के चल रहे हैं, कॉम्प्रेसिव को लिख देता हूं मैं आपको। कॉम्प्रेसिव जो है प्लस है, ठीक है। तो P/A हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बेंडिंग फॉर्मूला जो होता है वो होता है M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E/R। इसका डेरिवेशन भी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे काम का ये पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि हमें बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। ये बेंडिंग फॉर्मूला कहलाता है पूरा, ठीक है। दिस इज नोन एज बेंडिंग फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन ये कैसे आया है, इसका क्या यूज होता है एक्चुअली में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए मोमेंट कौन सा आ रहा है, मोमेंट आपका कितना आ रहा है, PE आ रहा है ना, यही तो होता है ना मोमेंट, फोर्स इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो PE मोमेंट है आपका, I है आपका। अब देखिए ये जो फेस है वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस के अबाउट हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप इस इमेज को देखिएगा, जब ये बीम ऐसे
ऐसे झुकेगा या कुछ भी होगा तो कौन सा, ये वाला फेस रोटेट हो रहा है, और एंगल वाला और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आपका कौन सा है, एक्स एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हेयर वी विल कंसिडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स एक्सिस, ठीक है। और हमें पता है कि ऑप्शन में देखिए हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम आई एक्स एक्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू सिग्मा तो हमें निकालना है, सिग्मा बी मतलब सिग्मा बेंडिंग, ठीक है, इसलिए सिग्मा बी लिख दिया मैंने इसको बेंडिंग स्ट्रेस के कारण, ठीक है। और आपको वाई वो डिस्टेंस होता है न्यूट्रल एक्सिस से जहां पे आपको निकालना होता है स्ट्रेस, ठीक है, वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये अगर 100 है तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस से आपका कितने दूरी पे है वाई, 50 पे है, ठीक है। ये अगर 100 है तो ये बीच में इसका जो एक्सिस एक्स एक्स गया है, ठीक है, वो उस एक्सिस के कितने दूरी पे है, वो उसके 50 mm की दूरी पे है, तो इसको हम लोग 50 लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से देखिए हमारा सिग्मा बी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE इंटू 50 अपॉन IXX, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका सिग्मा बेंडिंग आ गया। तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल जो है वो नॉर्मल और बेंडिंग को ऐड कर देंगे तो P अपॉन ए। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें देखने वाली क्या है कि ये जो मोमेंट है इसमें क्या करा रही है, हॉगिंग करा रही है या सैगिंग करा रही है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये छोटा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिनको पहले से नहीं पता है इसके बारे में, तो वो लोग बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें इस तरीके का क्वेश्चन मेरा लेने का पर्पस ये है कि आपको काफी सारी चीजें मैं एक बार में बताऊं, ठीक है, इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन, और गेट वेट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये लोड आपका क्या करा रहा है, ठीक है, ये लोड आपका सैगिंग करा रहा है, ठीक है, सॉरी सैगिंग कह रहा हूँ, हॉगिंग करा रहा है, कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है। तो देखिए नीचे वाले जो फाइबर्स है वो क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। नीचे वाले फाइबर्स क्या हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं। ऊपर वाले भले ही टेंशन में है लेकिन नीचे वाले तो कंप्रेस हो रहे हैं। तो जब नीचे वाले कंप्रेस होंगे तो हमारा ये वाला जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव होगा, ठीक है। जब कंप्रेसिव होगा तो ये भी हमने क्या मान कर रखा है कि ये प्लस में है, ठीक है। तो एक तो ये P अपॉन ए और ये प्लस PE और ये 50 अपॉन IXX, ठीक है। ये है देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में, ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है यहाँ पे तो थोड़ा फील लेने की कोशिश कीजिएगा। लोड अगर आपको इस क्वेश्चन से लोडिंग भी अगर आपको समझ में आ जा रही है तो बहुत है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को पूरा समझ में नहीं आया हो कि भाई क्या क्या बोल दिया मैंने। तो क्या है कि ये सोम के साथ एक चीज़ क्या है कि मतलब एक साथ सब कुछ है और सब कुछ अलग अलग है, दोनों एक साथ चलते रहता है इसमें, ठीक है। तो आप जब धीरे धीरे आगे जैसे बेंडिंग वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये हॉगिंग और सैगिंग कैसे हो रहा है ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको एग्जैक्ट फील आ जाएगा इस क्वेश्चन का कि हाँ यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि मेरा पर्पस अभी ये है कि आपको ओरिएंटेशन समझाऊं यहाँ पे लोड का, तो ओरिएंटेशन आपको समझ में आ गया और आपको उसके कारण कौन कौन से स्ट्रेस जो जनरेट हो रहे हैं ये कैलकुलेट करके मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये एक तरीके का मेंबर दे के रखा है हमारे पास और देखिए इसमें क्या पूछा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मेंबर गिवन बिलो, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें इस सिस्टम में मैक्सिमम स्ट्रेस जहां जनरेट हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अब फिर से देखिए कि आपका कौन सा लोडिंग है, लोडिंग कौन सा है आपका, लोडिंग हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है, क्या है, लोडिंग है आपका इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होंगे, नॉर्मल प्लस बेंडिंग। नॉर्मल तो बहुत बच्चों वाला है, P अपॉन ए, P कितना है, ये वाला कैलकुलेट कर रहा है अभी, P अपॉन ए, P कितना है, P का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। एरिया आपका है
पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज 4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अब आप पंगा आएगा आपका बेंडिंग में। अब देखिए बेंडिंग को हम निकालने के लिए, बेंडिंग निकालने के लिए इसका हमें क्या जरूरत पड़ता है, क्रॉस सेक्शन इसका बनाते हैं, ठीक, और ये आपका एक्स एक्स, ये आपका कन्वेंशन के हिसाब से आपने एक्सेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे बनाया आपने। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम, तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया नॉर्मल, लेकिन बेंडिंग वाला वैरी करेगा। बेंडिंग वाला कैसे वैरी करेगा, तो ये बेंडिंग फॉर्मूले से पता चल जाएगा, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, तो बेंडिंग फॉर्मूले को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन वाई, m इंटू वाई अपॉन आई। तो अब आपको पता है m कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, y। ठीक, m अपॉन आई को फिक्स कर दिया हमने और ये इधर आ गया y। तो जो स्ट्रेस है वो आपका फंक्शन बन जाता है y का। ठीक है, किसका फंक्शन बन गया ये, y का। मतलब y जहां मैक्सिमम होगा वहीं पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। अब जब आप इस सिस्टम को देख रहे हैं तो आपको पता चल पा रहा होगा कि y मैक्सिमम कहाँ होगा, या तो टॉप फाइबर पे होगा या तो बॉटम फाइबर पे होगा। यही तो आपको y का मैक्सिमम वैल्यू दे पाएगा। ठीक है, और जब आपको ये पता चल गया है, और आप ये देखिए कि ये जो कपल बनेगा यहाँ पे, ये इसको हॉक कराएगा, इस मेंबर हॉक कराएगा, मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। ठीक है, ये हॉगिंग का सिनेरियो बनेगा। अब आप जब ये देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नीचे का कंप्रेस हो रहा है और ऊपर का टेंशन में जा रहा है, और ये जो लोड है आपका कंप्रेसिव है। ठीक है, ये लोड क्या है, कंप्रेसिव है। तो ये आपका यहाँ पे ये वाला स्ट्रेस आपका, क्योंकि कंप्रेसिव लोड विल गिव कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब दोनों कंप्रेसिव नेचर का हो जाएगा तो ही तो आपका क्रिटिकल होगा। अगर एक टेंशन में है, कंप्रेशन में है, तो आप अपने आप को बैलेंस करेंगे वो फोर्सेस। ठीक है, लेकिन अगर आपका दो जगह कंप्रेशन आ जा रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड आपको कहाँ पे मिल रही है, वो मैग्नीट्यूड आपको नीचे में मिलेगी, एकदम बॉटम फाइबर पे। बॉटम फाइबर पे आपको सबसे ज्यादा कंप्रेशन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू तो सेम है। तो अगर हम लोग ये निकाल ले, सिर्फ अगर हम लोग ये निकाल ले कि बॉटम फाइबर पे कितना आ रहा है, तो इस बार देखिए इसेंट्रिसिटी इसकी कितनी है, P इंटू डी बाई टू इसेंट्रिसिटी है, I पाई डी 4 बाई 64। ठीक है, ये हमें निकालना है, और y जो है ये है d बाई टू। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 16p अपॉन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा देखने में बहुत इजी सा लगता है, लेकिन एक बार सॉल्व कर लीजिए, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मोमेंट हमारा क्या है, पाई इंटू डी बाई टू। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये जो इसेंट्रिसिटी है, E इज इक्वल टू क्या है, डी बाई टू ही तो है। इसलिए मैंने मोमेंट में क्या लिखा है, P इंटू डी बाई टू। ठीक है, बाकी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट रोटेशन होगी एक्स एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कुलर सेक्शन का, वो ये होता है, वो मैंने लिख दिया है। ये हमें कैलकुलेट करना, और डी बाई टू इज द वाई एट विच वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है, टोटल स्ट्रेस फोर पी अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये था 16p पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20p अपॉन पाई डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, क्या है 20p अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब जब 20p पाई डी स्क्वायर है
ये आपका मैक्सिमम क्रिटिकल स्ट्रेस है और इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव। ठीक है, इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव नेचर का है और यही आपका क्रिटिकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। यही चीज अगर आप ऊपर में निकाल लेते तो ऊपर में ये जो 16p/πd² है वो टेंशन में रहता है। ठीक है, देख लीजिए खिंच रहा है, ऊपर वाला फाइबर खिंच रहा है, वैल्यू सेम हो जाती क्योंकि इसमें वैल्यूज आप सेम पुट करते तो ये 16p/πd² हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर ये जो है और ये जो है ये दोनों अलग अलग नेचर के स्ट्रेस है तो ये आपस में घट जाते हैं, तो ये फाइनल टेंशन आता आपका 12p/πd² का टेंशन आ जाता है। ठीक है, तो वो तो आपका मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तो आपको कहाँ पे मिल रहा है, जब दो कंप्रेशन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रिटिकल स्ट्रेस निकल गया बॉटम फाइबर पर। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बेंडिंग फार्मूले का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये इस फार्मूले का टेंशन नहीं लेना है, ये फार्मूला बहुत डिटेल में आपको आगे वाले चैप्टर्स में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बेंडिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी मैं आपको इसका थोड़ा यूज टू हो जाइएगा आप। ठीक है, और फिर लोड वगैरह का क्या प्रोसेस होता है। EAL ही एक लोड है जिसमें आपको थोड़ा सा परेशानी होती है कभी कभी देखने वगैरह में। ठीक है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसके दो मैंने एग्जांपल करवा दिए। ठीक है, अब हम लोग बाकी टाइप के लोड देखते हैं। तो अगला हम लोग देखते हैं लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, लोडिंग विद रिस्पेक्ट टू एरिया का कहने का मतलब ये है कि किस दायरे में, किस स्पॉट पे या किस एरिया पे वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड आता है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, कंसंट्रेटेड या देखिए कंसंट्रेटेड लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बना रहा हूँ, ये जो P है ये एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, मोमेंट कहने का मतलब है कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक पॉइंट मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, तो ये कंसंट्रेटेड मोमेंट या कंसंट्रेटेड फोर्स की बात हो गई और ये आपका आता है कंसंट्रेटेड लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट में। ठीक है, इसका दूसरा वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वो। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका क्या क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड में आपका पहला आएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर आएगा यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। देखिए ये पूरे सॉम में ऐसा चलेगा, ये UDL, ये UVL, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में चलेगा ये सारा। ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीजें आती हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। ठीक है, इसका भी दिखा देता हूं डायग्राम एक करके।
कुछ इस तरीके से बना रहेगा। एक और आपका आएगा UDT, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क। इसका डायग्राम मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है, फील आ रही है आपको? ये टॉर्क लगा रहा है इस मेंबर पे और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो और भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन ठीक है, मोटा मोटी जो आपका बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इतनी तरीके की चीजें होती हैं लोडिंग बेस्ड ऑन एरिया पे। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड, कंसंट्रेटेड मोमेंट, UDL, UVL, ठीक है, UDM और UDT। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्राइटेरिया। तो दोस्तों इतनी सारी जब लोडिंग हमने देख ली है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कपल। ठीक है, अब कपल से हम लोग क्या समझते हैं? कपल का बेसिक मतलब होता है कि आपके सेक्शन का रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कपल जब जनरेट होता है ना तो उसमें अलग अलग तरीके के फिनोमेना जनरेट होते हैं। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे फिनोमेना है इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है एज डिस्कस्ड बिफोर। ठीक है, ये आपका एक ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया जिसको कि हमने YY बोल दिया है। ठीक है, और एक और जो है आपका ZZ एक्सिस होगा। ठीक है, ये एक्सिस है आपका ZZ एक्सिस। ठीक है, तो अब देखिए, अब रोटेशन तीन तरीके से हो सकती है। यहाँ पे रोटेशन तीन तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक तो अगर रोटेशन आपका इसके अबाउट हो जाए, Z एक्सिस के अबाउट। ठीक है, किसके अबाउट? Z एक्सिस। इसको मैं लिख रहा हूं CZ। ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, Z एक्सिस के अबाउट इस पे आया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंट। ठीक है, और एक और एक्सिस है, एक और आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है जो कि Y एक्सिस है। ठीक है, अगर Y एक्सिस के अबाउट आपका सिस्टम रोटेट करता है तो आप लोग उसको कहते हैं, आप लोग उसको क्या कहते हैं? आप लोग उसको कहते हैं, उसको भी मोमेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे मोमेंट? क्योंकि जब भी आपका जो क्रॉस सेक्शन का रोटेशन ट्रांसवर्स एक्सिस के आपके अबाउट हो रहा है तो उस वक्त आप उसको मोमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, उस वक्त आप उसको मोमेंट का नाम देते हैं। लेकिन जब भी आपका जो रोटेशन है, जब भी जो आपका रोटेशन है अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CX। ठीक है, तो ये कपल क्या कर रहा है? ये आपका जो कपल है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो उस केस में आप लोग उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो यही चीज मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, CZ and CY are moments CX is torque। ठीक है, CZ और CY आपका क्या है? मोमेंट है, और CX क्या है? आपका टॉर्क है। ठीक है, कुछ नहीं है, कपल एक बेसिक फेनोमेना हो गया आपका। ठीक है, अब जो आपका वो जो कपल के ओरिएंटेशन के हिसाब से हमने उसको मोमेंट और टॉर्क में उसको हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, देखिए यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स रोटेशन टू द
क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये क्रॉस सेक्शन, इसको रोटेशन मिलेगी क्रॉस सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद देखिए, इफ द रोटेशन इज अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इट इज कॉल्ड टॉर्क, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफ द रोटेशन इज अबाउट एनी ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इट इज कॉल्ड मोमेंट, ठीक है। क्लियर है कि कपल क्या होता है, इसका क्या मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि लोडिंग जब हम लोग कहते हैं तो उसका एक बहुत ही वाइड रेंज होता है, ठीक है, और वाइड रेंज में आपका कपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको मतलब इस फेनोमेना को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका कपल। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि सपोर्ट होता क्या है। Any arrangement that can restrict movement of any point of a structure is called support। मतलब आप स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट के मूवमेंट को अगर रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, जो भी कंपोनेंट रेस्ट्रिक्ट कर पाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। अब देखिए कि सपोर्ट काम कैसे करता है। सपोर्ट कैसे काम करता है कि वो रिएक्शंस जनरेट करता है और वो उस तरीके से काम करता है। और रिएक्शंस जनरेट क्यों होते हैं कि सपोर्ट क्या करता है कि किसी भी तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर आप किसी भी तरीके के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तभी रिएक्शंस जनरेट होंगे, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका रिएक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो मूवमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन लगता है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए आपके सपोर्ट और रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, ठीक है, क्योंकि उतनी बड़ी जगह नहीं है यहाँ पे। तो इस टेबल में मैं क्या करूँगा कि एक एक करके जो बेसिक जितने भी सपोर्ट है हमारे, जो डिस्कस करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और आप यहाँ से चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो समझ लें इसको कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो पहला है कुछ इस तरीके का दिखने वाला सपोर्ट। अब इसमें किस किस तरीके के मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है मैं बताता हूँ। इसमें थीटा रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और इसमें वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें मोमेंट भी रिएक्शन आएगा, इसमें वर्टिकल रिएक्शन भी आएगा और इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा। मतलब कि 3 रिएक्शन आएंगे इसमें। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से। मोमेंट रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, एक्स डायरेक्शन में आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, वाई डायरेक्शन में आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड? क्योंकि भाई साहब 3 तरीके के रिएक्शंस देने में ये आपका सपोर्ट सक्षम होता है, ठीक है। और इसका नाम होता है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला सपोर्ट हो गया। मूव ऑन करते हैं दूसरे सपोर्ट पे। देखिए दूसरे सपोर्ट की कहानी क्या है। इसमें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो रिएक्शंस भी उसी 2 डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो यही 2 रिएक्शन आते हैं और इसको पिंड सपोर्ट कहते हैं, पिंड और हिंज्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, पिंड सपोर्ट कहेंगे या फिर हिंज सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सपोर्ट पे। रिएक्शंस इसमें कितने जनरेट हो रहे थे, 2 रिएक्शन जनरेट हो रहे थे। किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने के कारण, एक्स और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने के कारण। रिप्रेजेंटेशन यहाँ बना देता हूँ। ये है आपका इस तरीके का सपोर्ट। इसमें आपका 2 तरीके का, आपका एक थीटा रिस्ट्रिक्टेड है और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। यानी कि कौन कौन से रिएक्शंस आ रहे हैं, एक तो
मोमेंट के लिए रिएक्शन आ रहा है, और दूसरा वाई डायरेक्शन में। आप देख पा रहे होंगे कि एक्स डायरेक्शन में ये हमारा मूव करने के लिए फ्री है। अगर आप रेफरेंस के लिए देखना चाहें, ठीक है, तो ये हमारा वाई डायरेक्शन है और ये हमारा एक्स डायरेक्शन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में ये मूवमेंट के लिए फ्री है, और हमने क्या माना है कि वाई डायरेक्शन में इसका रिस्ट्रिक्शन आ रहा है मूवमेंट में। तो दो तरीके के ये रिएक्शंस दे रहा है, एक थीटा के लिए और एक वाई डायरेक्शन के लिए, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है गाइडेड रोलर। और इसको हॉरिजॉन्टल भी, गाइडेड रोलर हॉरिजॉन्टल। इसके ये नाम का पार्ट नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन है, तो आप याद करने के पर्पज़ से इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा तीसरा सपोर्ट था ये, ठीक है। कितने इसमें रिएक्शन जनरेट हो रहे थे हमारे? 2 रिएक्शन जनरेट हो रहे थे, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अपने अगले सपोर्ट पे। देखिए इस बार क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा और थीटा रिस्ट्रिक्टेड होगा। देखिए कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शंस कौन कौन से आएंगे इसमें। एक तो मोमेंट के लिए रिएक्शन आएगा और दूसरा एक्स डायरेक्शन के लिए, आने के लिए टोटल 2। ये भी आपका गाइडेड रोलर है, वर्टिकल। ये बस याद करने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको, और इसका कोई मतलब नहीं है खास, ठीक है। ये देख लिया आपने। इसके बाद हमारा जो अगला सपोर्ट है वो है उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, वो है वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, वो है वाई डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ये पिंड भी है और ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है, यानी कि इसका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और ये एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। तो एक्स डायरेक्शन में इसका मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन आ रहा है इसमें, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लिख दीजिए इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वाई और मूवमेंट इसका फ्री है। एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इसका रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट है, इट इज़ फ्री टू मूव इन वाई and it is free to rotate. That's why only one reaction is generated. It is also called roller support. Vertical. ठीक है, तकरीबन कितने 6 तरह के सपोर्ट हमने देख लिए। इसी में देखिए एक और आ जाता है, एक और क्या आ जाता है, रोलर सपोर्ट का एग्जाम्पल है, कुछ इस तरीके से रहता है। कम देखने के लिए मिलता है लेकिन कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका रिएक्शन आता है, इसमें भी एक ही रिएक्शन आता है, ये भी रोलर सपोर्ट ही होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स और उसमें किस तरीके से रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, क्यों रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं ये भी आपने देख लिया, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं ये भी आपने देख लिया, और बेसिक्स आपके इसी तरीके के टाइप्स ऑफ सपोर्ट हैं, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आते हैं, हिंज वगैरह आएंगे, ठीक है। तो वो जो मैं क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करूँगा, जैसे जैसे आगे सब्जेक्ट हमारा आगे बढ़ेगा तो मैं बीच में कहीं वो सब भी डिस्कस कर लूँगा। और जहाँ तक हमारी सपोर्ट की बात है, बेसिक सपोर्ट्स इतने ही तरीके के होते हैं, इससे ज़्यादा आपको मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।